मेंटेनेंस एक बार में रुक सकता है और रुकना भी चाहिए, मगर झूठे केस के अंदर। क्योंकि वो मेंटेनेंस का केस नहीं हुआ, वो हैरेसमेंट का केस बन गया अगर उसके अंदर गलत फैक्ट्स, गलत एविडेंसेस लगाए गए। पर क्या ये इतना जल्दी और इतना फास्ट रुक सकता है? तो जी हाँ, मैं आज जो सॉल्यूशन इस वीडियो के थ्रू बता रहा हूं, वो बिल्कुल इसका कारगर उपाय करता है। ये अलग बात है कि आप डीवी एचएमए 24 को 125 की तरह मेंटेनेंस का केस मान लेते हैं, जो कि इंडिविजुअली डीवी का केस मॉनेटरी रिलीफ कंपनसेशन के लिए दिए जाने वाला मैटर है, वो जब साबित होगा। और इसी तरह से एचएमए 24 भी एक केस में होने वाले खर्चे के लिए दिया जाता है, जिसको पति और पत्नी दोनों क्लेम कर सकते हैं एक दूसरे से। आज मैं इसी मैटर पे बताऊंगा कि पत्नी के बोले गए सभी झूठों पर एक अकेला हथियार आपका कानून का बहुत आसानी से आपको बाहर निकालने का रास्ता दे सकता है। आपकी पत्नी ने जितने भी झूठे केसेस लगाए हैं, उन सब के लिए एक ब्रीफ आज मैं इसमें करूंगा, जिससे कि आपको आपके झूठे केस जो मेंटेनेंस के लगे हैं, उसके अंदर हैरेसमेंट का रीजन बना सकते हैं। आप उसे मेंटेनेंस का केस होगा जो है नो मोर वाले ऑप्शन पे चला जाएगा, और आपके पास सिर्फ एक रेमेडी होगी कि आप सुखी तरीके से अपने केस से बाहर आ जाएंगे। इस वीडियो में जितनी भी बातें मैं बता रहा हूं, उन्हें काफी हद तक फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। कानून को फिर भी ढंग से पढ़ लीजिएगा। कानून की परिभाषा जो है वो अपने आप में बहुत जबरदस्त तो है, मगर मैंने देखा है कि लोग इसको गलत तरीके से या तो यूज करते हैं या फिर बिल्कुल यूज नहीं करते, क्योंकि जिन्होंने गलत तरीके से यूज किया है, उनके अनुभवों का फायदा उठाते हैं कि अरे उनका नहीं हुआ तो हमारा कहां से होगा। आप ये नजरिया नहीं पैदा करते हैं कि उनके केस में क्या ऐसी कमी रह गई कि कानून इफेक्टिव है फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। दोस्तों, मैं राहुल सैफ लीगल लीगल इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इसी तरह की लीगल अवेयरनेस के लिए हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है, कोर्सेज के थ्रू हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं पैन इंडिया। और हम चाहते हैं कि वो अपने केसेस में पर्सनल इंटरेस्ट लें, क्योंकि कहावत है कोर्ट्स में भी कि एक अवेयर अवेकन पार्टी जो है वो अपने केस को ज्यादा तेजी से जल्दी खत्म करा सकती है। बेहतरीन वकील भी कोर्ट्स के अंदर मिल जाते हैं, पर कभी कभी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं मिल पाती अनफॉर्चुनेट तरीके से। तो ऐसी सिचुएशन में जब हालात हमारे खिलाफ जा रहे हों, तो सबसे बढ़िया साधन कोर्ट के अंदर यही है अपना झूठा केस डिफेंड करने के लिए, कि आप लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम से कहीं जुड़िए। उससे आपको पता चलेगा कि कानून का सही संदर्भ क्या है, उसका उपयोग क्या है, आपकी सिचुएशनल प्रोग्रामिंग के हिसाब से उसे सेट किया जा सकता है। जैसा केस की सिचुएशन बन रही है उसके अंदर उसकी रेमेडी को किस तरह से यूज किया जा सकता है, यही हमारे कोर्सेज का हिस्सा है। बहुत डिटेल में इन कोर्सेज के थ्रू आपको पर्सनलाइजेशन मिलता है, अपने केस के लिए एक प्रॉपर असिस्टेंस मिलता है, चाहे वो कोर्ट डेट हियरिंग हो, चाहे वो आपकी कोर्ट डेट हियरिंग से पहले की प्रिपरेशन हो, चाहे वो आपका लीगल ड्राफ्ट हो, और चाहे वो किसी तरह की एप्लीकेशन रिप्लाई और आरटीआई हो। और भी इससे ज्यादा इन कोर्सेज में आपको फैसिलिटीज मिलती हैं। आप अपने चुनिंदा पैकेज पे जा सकते हैं। आपको इसके बाद अपने केस में बहुत कॉन्फिडेंट फील होगा, चाहे अपना केस खुद लड़ना चाहें और या फिर अपने वकील साहब से अपना केस लड़वाना चाहें। पर अवेयरनेस जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो legalegalarz.com पे हमारी वेबसाइट है, वहां जाकर इसके बारे में जानकारी और डिटेल में ले सकते हैं और फिर इसे बुक कर सकते हैं। आप अगर इसी वक्त किसी कानूनी समस्या में हैं और मुझसे समाधान चाहते हैं, तो फिर इसी वेबसाइट पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और उसके बाद अपॉइंटमेंट बुक करके फिर आप उससे बात कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश वर्सेस नेहा की जब गाइडलाइंस निकाली थी, तो बकायदा उसके अंदर बहुत सारे प्रावधान 192, 191, इसके अलावा 290, इन सब को बकायदा जोड़ा था कि जब भी पत्नी कोई एफिडेविट देगी, यानी रजनीश वर्सेस नेहा का एफिडेविट, अपना जो एसेट्स एंड लाइबिलिटी का जो है एफिडेविट देगी, जिसको आम बोलचाल की भाषा में इनकम एफिडेविट बोल दिया जाता है, जबकि उसका नाम है एसेट्स एंड लाइबिलिटी। वहां मेंटेनेंस लेने के लिए ये तीनों एचएमए 24, डीवी और 125 सीआरपीसी के केसेस में वो यूज करती है। जब वो यूज करती है तो उस वक्त वो इस बात का ध्यान नहीं रखती कि आपको कहीं से इस तरह की गाइडलाइंस मिल सकती हैं। तब वो ये सोचती है कि जैसे उसे नहीं पता वैसे आपको भी नहीं पता। और जब आपको नहीं पता तो कानून का बेजा फायदा उठाती है। कानून गलत नहीं है, कानून का जो तरीका है यूज करने का वो गलत है। अब इस बात पे
तकलीफ पैदा करना कि कोर्ट को पता होना चाहिए, कोर्ट को पता है तो फिर कोर्ट ध्यान क्यों नहीं देती? अरे नहीं ध्यान देती तो आप ध्यान दे लीजिए ना, सारी ज़िम्मेदारी दूसरों पे मत छोड़िए। तो मुद्दे की बात ये है कि अगर आप इस केस के अंदर एक मजबूत अपना पूरा सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो आपको मेंटेनेंस के केस को कभी चलने ही नहीं देना है। अगर आपने अपनी बीवी को मेंटेनेंस का केस लेने से रोक दिया है, तो फिर ये समझ लीजिए कि वो पूरा जो खेल रचा गया था 498 ए, डीबी 125 और भी 2-4 केसेस जो आपके और आपके परिवार वालों पे झूठे लगा दिए गए हैं, उन सब पे इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं साथ में और बता देता हूँ, वैसे तो मैं मेंटेनेंस के हिसाब से इस वीडियो को बना रहा हूँ, फिर भी आप 498 डे में भी इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं, डीवी में भी कर सकते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि एक सुदर्शन चक्र की तरह है, ये एक अल्टीमेट रेमेडी की तरह है कि इसको कितनी बार और कई बार आप इसे यूज़ कर सकते हैं, अलग-अलग टाइम पे, अलग-अलग केसेस पे। इवन अगर आपकी पत्नी ने आगे भी अपने बयानों में कोई गड़बड़ की और उसके आपके पास पुख्ता सबूत है या फिर आप उसको टेक्निकल प्रोसीजर से भी सबूत नहीं हो तब, तो आप उसे झुठला सकते हैं कि वो झूठ बोल रही है, गलत कह रही है या कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है या उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो रिलेवेंट है। तो भी इसको दोबारा सेम केस में उस गलत इन्फॉर्मेशन के आधार पर भी लगा सकते हैं। यानी एक बार से ज़्यादा बार अलग-अलग गलत-गलत इन्फॉर्मेशन देने पर आपकी बीवी पे कई बार लग सकता है। तो ये इतना खतरनाक हथियार है कि अगर इसको कोई यूज़ करता है, तो वो अपने केस में तेज़ी से बाहर निकलना शुरू कर देता है और बीवी के पास ना केवल मेंटेनेंस खत्म होने की पोज़ीशन आती है, बल्कि सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको कोई सेटलमेंट भी नहीं करना पड़ेगा पैसा देकर, यानी कि एलिमनी के नाम पर कोई झूठी एलिमनी नहीं देनी पड़ेगी। देखिए, इसमें जेल का प्रावधान भी है, तो आपकी बीवी जेल भी जा सकती है। अब मुद्दे की बात करते हैं कि आखिर ये ऐसा कौन-सा सेक्शन है, ऐसा कौन-सा केस है, जिसका इतना ज़्यादा प्रभाव है। देखिए 191, 192, 193 या आपका 209 भी जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रावधान कर दिया है 198 के साथ भी कि किसी भी तरह से कुछ भी मैनिपुलेशन हो, एविडेंस का हो, कहाँ या फिर किसी को हैरेस करने के लिए लगाया गया केस हो या उसके फैक्ट इतने रिलेवेंट नहीं है और वो फैक्ट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं और उनको झूठ साबित किया जा सकता है, तो इन सारे सेक्शंस को आप यूज़ कर सकते हैं। पर ये ऐसी चीज़ है, जैसे कि ये खुद अपने दम पर नहीं चल सकते। यानी कि इनको एक्टिव करने के लिए आपको क्या करना होगा 340 सीआरपीसी जो है, उसको यूज़ करना होगा अपनी बीवी के खिलाफ। अब जैसे 340 सीआरपीसी के बारे में बात करते हैं, तो जिन लोगों ने इसकी पहले कोशिश की है, उन लोगों की या तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई या कोर्ट ने ज़्यादा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं लिया। आज मैं उसी का सॉल्यूशन बताऊँगा कि असल में कोर्ट इंटरेस्ट क्यों नहीं लेती है और आपसे कहाँ गलतियाँ हो जाती हैं। देखिए 340 सीआरपीसी जो है वो पहली बात तो कोर्ट को साथ में अपना पिटिशनर बनाना होता है। यानी कि आप उसमें को-पिटिशनर हो जाते हैं जब कोर्ट आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेती है। अगर कोई फैक्ट आप सही बता रहे हैं और उसके बावजूद कोर्ट आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो आप इस पे अपील में जा सकते हैं और आप बाकायदा इसमें ऑर्डर ला सकते हैं कि किसी और मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर इसको सुना जाए और मेरे को जल्दी से जल्दी राहत दिलाई जाए। क्योंकि इसके अंदर ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, ठीक है? इसके अंदर ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि यही एस्टेब्लिशमेंट रहेगा कि सेम कोर्ट में एप्लीकेशन लगे। अगर सेम कोर्ट उस एप्लीकेशन पे कार्रवाई नहीं करती, तो तुरंत किसी भी मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई हो सकती है सेम ज्यूरिसडिक्शन के अंदर। हाँ, ये बात मैं ज़रूर बता दूँ कि आपका केस अगर आपकी पत्नी ने पीहर से लगाया है, तो वही ज्यूरिसडिक्शन इसमें प्रैक्टिस किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि देखिए इसके अंदर फिर हमें लगा दिया तो फ़ायदा क्या होगा? देखिए इसका सबसे खतरनाक उपाय ये है कि पहली बात तो आप एफिडेविट पे खुद लिख के देते हैं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल सही है और अगर मैं 340 झूठा या गलत लगा रहा हूँ, जो कि कोर्ट के पास भी इसी चीज़ का राइट है कि अगर कोर्ट को ये पता चल जाता है कि 340 सीआरपीसी जो है, वो नहीं बनता है, तो वो वहाँ पर उसको रिजेक्ट कर सकती है, अदरवाइज़ नहीं कर सकती। यानी आप सही रेलेवेंट फैक्ट दे रहे हैं और आपका गलती से केस रिजेक्ट कर दिया गया है, तो कोई भी हाई कोर्ट आज तक का रिकॉर्ड है कि रेयर ऑफ रेयरेस्ट केसेस के अलावा कभी भी हस्बैंड के द्वारा दी गई 340 की अपील के ऊपर यानी अगर नीचे से रिजेक्ट हुआ है, तो उसके ऊपर तुरंत निचली कोर्ट को या ट्रायल कोर्ट को ऑर्डर करती है कि भैया इसको सुनिए, ये सही ग्राउंड्स पे आए हैं, एविडेंसेस हैं इनके पास। अब जो इफेक्टिवनेस ये जनरेट करता है वो समझ लीजिए, ये ही बोनस पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है, ये क्या करता है, जैसे ही एप्लीकेशन किसी कोर्ट ने आपकी एक्सेप्ट कर ली, अब जो एग्जिस्टिंग केस है, लेट्स से 125 सीआरपीसी का चल रहा है, तो उसमें आपने 340 की एप्लीकेशन मूव कर दी। तो इसका एस्टेब्लिश रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि आपको उस केस के अंदर
स्टे मिलेगा। 125 सीआरपीसी के केस में स्टे मिलेगा। जितनी कार्रवाई अब तक हुई है, वो पत्नी के झूठ बोलने की वजह से आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। एक झूठ भी काफ़ी है। अगर एक सही फैक्ट लेकर आप जाते हैं तो ये 340 जो है, वो इतना इफेक्टिव है। आपकी पत्नी का वहीं केस ब्लॉक हो जाएगा। अब सुनवाई किसकी होगी? सुनवाई सिर्फ और सिर्फ 340 के ग्राउंड्स पर होगी। अगर मेरिट्स पर यह पाया गया कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी पत्नी गलत कह रही है, तो उस केस को 125 सीआरपीसी के कोर्ट को डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। यानी कि मेंटेनेंस लेने का तो हक छोड़िए, बकायदा कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और लग जाएगा, क्योंकि रजनीश वर्सेस नेहा की गाइडलाइंस में यही बात है कि अगर एफिडेविट के साथ कोई बात गलत कह दी गई है, तो फिर उसके अंदर पत्नी का मेंटेनेंस लेने का हक नहीं बनता है। 340 की कार्रवाई जो है वो सुपीरियर तरीके से चलेगी और सिर्फ उसी केस से डिसाइड हो जाएगा कि आपकी पत्नी को कितनी सजा मिलेगी। असल में पति लोगों को एक और प्रॉब्लम होती है कि जब वो झूठा ये केस 340 सीआरपीसी का लेके जाते हैं, तो कई बार कोर्ट कहती है पहले हम 125 की कार्रवाई पूरी करेंगे, उसके बाद 340 की एप्लीकेशन सुनेंगे। ये भी यहाँ पर पूरी तरह से बार्ड है, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि यहाँ पर 125 की कार्रवाई हो या डीवी की हो या एचएमए 24 की हो, गलत इंफॉर्मेशन देकर अगर वो किसी से मॉनेटरी बेनिफिट लेना चाह रही है, तो उसको मनी एक्सटॉर्शन माना जाएगा। और ये कई बार कोर्ट्स अपने केसेस में कह चुकी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इस पर बहुत अच्छी टिप्पणी की थी। उन्होंने बकायदा 340 की वजह से पत्नी का 125 सीआरपीसी रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, कई हाई कोर्ट्स के इस तरह के जजमेंट्स आए जो 340 की अपील में गए और उसके बाद उन्होंने उनको बकायदा ब्लॉक करा कि नहीं भैया, 125 तो तुम्हारा नहीं सुना जाएगा या कोई भी मेंटेनेंस के नाम पर लगाया गया केस नहीं सुना जाएगा। ये सारी रीजनिंग जब आप करते हैं तो 340 की ढंग से कार्रवाई में इंटरेस्ट लीजिए, मेहनत कीजिए और वहां पर कानून संदर्भ बात जो 340 के बारे में कही गई है, उन सब को वहां अपने लीगल रिप्रेजेंटेशन के साथ दीजिए और वहां पर अपना एक भी फैक्ट लेकर अगर आप लड़ रहे हैं, तो टोटल केस का सत्यानाश कर सकते हैं आप। चाहे वो 490 डी में भी लगा दें, चाहे वो आप डीवी में भी लगा दें या कोई और झूठा केस आपके घर वालों पर या आप पर लगाया गया है तो। ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि जितने भी आईपीसी के सेक्शन जो हैं, जो इस तरह के झूठ और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टाइप के झूठी गवाहियों के या झूठे डॉक्यूमेंट्स पेश करने के हैं, वो बिना 340 के साथ रीड नहीं किया जा सकते। यानी कि उनके लिए जो भी सजा है वो 340 सीआरपीसी में ही है। यानी डायरेक्ट ये लोग इसको अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये सावधानी भी आपको बरतनी पड़ेगी। यानी कि आप कभी भी सोचें कि चलिए मैं तो 209 की कार्रवाई अपनी आईपीसी के अंदर वाइफ के ऊपर कर देता हूँ। नहीं, वो 340 के साथ ही रखा जाएगा और 340 में ही उसके लिए पनिशमेंट डिसाइड किया जाएगा। हाँ, 340 सीआरपीसी सिर्फ इस बात का प्रोविजन करता है कि किसी भी सेक्शन के अंदर जिसके अंदर कोई कानून का जो है उल्लंघन हुआ है, किसी तरह की गलत इंफॉर्मेशन, गलत गवाह या कोई भी चीज अगर उसमें हुई है, तो वो 340 उसके लिए सिर्फ क्या-क्या सजा होगी, कार्रवाइयाँ कैसे चलेंगी, उसके अलावा कैसे-कैसे पनिशमेंट डिसाइड होंगे और अगर किसी ने उसके अंदर गलत इंफॉर्मेशन दे दी तो एग्जिस्टिंग केस को बैन कैसे किया जाएगा, रोका कैसे जाएगा, बार्ड कैसे किया जाएगा, ये सारी चीजें 340 उस बात को कार्रवाइयों के हिसाब से समझाता है। यानी शुरू से लेकर एंड तक की सारी चीज होती है और इसको लंबा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि ये प्राइमा फेसी वैल्यू पे लिया जाता है। यानी कि पहली बार में ही कोर्ट को ये पता चल जाता है। यानी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती है जब कोर्ट, तो ये कोर्ट का एक्सेप्टेंस होता है कि हाँ, ये गलत है। तो कोर्ट भी वहां पर एक तरीके से पिटिशनर बन जाती है और वो आपके साथ उस केस में इन्वॉल्व हो जाती है और कोर्ट बकायदा इसके अंदर वाइफ को सम्मन करेगी और अगर एक बार 340 सीआरपीसी लेने के बाद सम्मन नहीं किया है, तो फिर ये फेलियर ऑफ जस्टिस की तरफ जाता है, जिसका आपको हमेशा लाभ मिलेगा। यानी कि डिमोटिवेट मत होइए कि आज से पहले आपकी कोई एप्लीकेशन जो है, वो बकायदा खारिज कर दी गई थी। इसलिए आप दोबारा भी इसकी कोशिश कर सकते हैं सेम उस केस में जिसमें खारिज कर दी गई या सेट असाइड कर दी गई, तो आप अपील में जाकर अपना ये सारा रिजल्ट ला सकते हैं या एक नया एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। ये सारे प्रोविजंस बकायदा 340 की क्वालिटी को बढ़ाते हैं और 340 हल्के में लेने वाला केस नहीं है। ये क्रिमिनल्स को एक्सपोज करने के लिए ही बनाया गया केस है। इसमें फिर आप कोर्ट पर ये भी प्रेशर बना सकते हैं अगर कार्रवाई शुरू हो गई, तो बकायदा 91 सीआरपीसी का ऑर्डर करवा सकते हैं कोर्ट से कि भैया इनसे एविडेंस तो मांग लीजिए, आपके पास इतनी जबरदस्त पावर है। अब एविडेंस वो देंगे नहीं, तो 340 की कार्रवाई में रिजल्ट आने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि किसी भी तरीके से एविडेंस मांगे जाएं और जिस
केस में उसने झूठ बोला है और वो झूठ वहाँ पर साबित पाया जाएगा अगर एविडेंसेस नहीं होंगे। और बस इसकी इतनी ही डेफिनिशन है कि अगर एविडेंसेस सामने वाली पार्टी नहीं दे रही है, अपना झूठ डिफेंड नहीं कर पा रही है, तो उस सूरत में जिस पार्टी ने 340 सीआरपीसी को इन्वोक किया है कोर्ट के अंदर, वो कोर्ट उसके पक्ष में फैसला देगा और एक्स पार्टी करते हुए भी दे सकता है, ये प्रोविजन भी इसमें है। यानी कि उनका जवाब सीधा बंद कर दिया जाएगा, यानी उन्हें किसी भी तरह की कोई रिलीफ नहीं दी जाएगी। यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आई है, तो आप अपने केस में इस पूरे इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।